अयोध्या में जो कुछ भी बच्ची के साथ हुआ उसकी किसी भी समाज में कोई जगह नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी उस पर धुआंधार सियासत हो रही है। सवाल यह है कि रेप जैसे मुद्दे पर क्या राजनीति होनी चाहिए? क्या इस मुद्दे को सियासत से अलग रखकर नहीं सोचना चाहिए? वैसे सियासत के बीच आरोपी मोहित खान पर अभी और कार्रवाई की तैयारी हो रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हो और ये मछुआरे समाज की बेटी का दर्द आपको नहीं दिखाई सुनाई पड़ा? इनका सबका भी नार्को टेस्ट करा लिया। आज जुबान बंद है राहुल गांधी का, क्योंकि वो मुस्लिम है। वाह री सियासत। 12 साल की बच्ची के साथ हुई हैवानियत के बारे में सोचकर हर माँ बाप की रूह कांप उठती है, लेकिन शायद सियासत को दर्द महसूस ही नहीं, वरना मासूम के साथ हुई घिनौनी सियासत पर समूचा समाज, समूची सियासत एक साथ खड़ी होकर कहती है जिसने भी दुष्टता की है उसे उसके किए के अपराध की सजा दे। आज अयोध्या में रेप पीड़ित से बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने हुंकार भरी कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो आरोपियों को बचाने के आरोप झेल रही समाजवादी पार्टी ने इसमें भी हिंदू मुसलमान का एंगल ढूंढ लिया। अत्याचारियों ने, दुराचारियों ने ये घटना घटित की है। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की किसी भी स्तर पर छोड़ने वाली नहीं है। गाजीपुर में करंडा थाना क्षेत्र के कोशंदेपुर गांव में जो 2.5 साल की बच्ची के साथ दरिंदे ने दरिंदगी की है, बलात्कार किया है, लड़की मणासन है, इस घटना का कहीं वर्णन है? जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा था, रेप केस पर सियासत भी आज चढ़ती नजर आई। एक बार फिर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए सियासी बाणों को प्रचंचा पर चढ़ाया और लिखा, बदनीयत लोगों का इस तरह की घटनाओं का राजनीतिकरण करने का मंसूबा कभी कामयाब नहीं होना चाहिए। तो फौरन यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी पूरी सियासत में भीगे तीरों से पलटवार किया। लिखा, कांग्रेस के मोहरा श्री अखिलेश यादव, निषाद समाज की पीड़ित बेटी के मामले में पहले आप पीडीए भूल डीएनए, अब न्यायालय की बात कर गुमराह न करें। आपको वोट बैंक के नाराज होने की चिंता है। प्रदेशवासियों को दोषी को दंड, पीड़ित को न्याय दिलाने की अपेक्षा है। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। राहुल गांधी की जुबान बंद है, अखिलेश यादव का जुबान बंद है, तेजस्वी यादव का जुबान बंद है, सारे टुकड़े टुकड़े गैंग का जुबान बंद है। और जब भारत के सनातन पर चोट करना होता है, ये सब एकजुट होकर के सनातन को तोड़ने में लग जाते हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी लगातार इस रेप केस में एक्शन की मंशा पर सवाल उठाती रही है, तो दूसरी तरफ उसकी सहयोगी कांग्रेस भी इसी तरह के सवालों से लैस होकर यूपी की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। उत्तर प्रदेश के सदन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपराधी की जाति बता करके, आरोपी की जाति बता करके दूसरी पार्टी को इंगित किया गया। जिस ढंग से समाजवादी पार्टी के जो आशीर्वाद से जो गुंडे पनपे हैं, जो असामाजिक तत्व पनपे हैं, पूरे प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद जिस ढंग से इन लोगों ने कहर बरपाने का काम भोली भाली जनता पर कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं रेप के मुख्य आरोपी मोइन खान के खिलाफ सरकार का एक्शन अभी भी जारी है। बेकरी के बाद मोइन खान की दूसरी अवैध संपत्तियों पर भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। आरोप है कि मोइन खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का कुछ हिस्सा तालाब की जमीन पर बना है। अब वहां भी कार्रवाई का नोटिस चस्पा है। गौरतलब है कि अखिलेश यादव की तरफ से आरोपियों के डीएनए टेस्ट और शिवपाल यादव की तरफ से नार्को टेस्ट की मांग के बाद सियासत में इन बयानों की खूब किरकिरी हुई थी। अब उस बयान पर बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी अखिलेश यादव को घेरा और ऐसे मामलों में बुलडोजर कार्रवाई को बिल्कुल सही ठहराया है। इस तरह समाजवादी कह रहे हैं तो निश्चित है मुलजिमों को बचाने की एक साजिश कर रही है। और जब इनकी गवर्नमेंट थी तो हमें नहीं लगता कि इन्होंने इस तरह की घटना में कहीं डीएनए की जांच कराई थी। सवाल ये उठता है, क्या ऐसे मामलों का राजनीतिकरण होना चाहिए? क्या रेप जैसे संवेदनशील और हृदय को चीर देने वाले मुद्दों का तमाशा बनाना चाहिए? इस पर राजनीति होनी चाहिए? सोचिएगा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको बताते हैं कि अयोध्या रेप केस में आरोपी मोहित खान पर अब तक किस तरह की कार्रवाई हो चुकी है और किस तरह की कार्रवाई की अभी आगे संभावना है। 3 अगस्त
यानी कल उसकी बेकरी पर बुलडोजर चला था तो उसकी बेकरी में बने हुए सामान की जांच के लिए भी भेजा गया है। अब इसके बाद मोहित के मल्टी कॉम्प्लेक्स में अवैध निर्माण को गिराने की तैयारी भी चल रही है। उसके लिए बाकायदा नोटिस चिपका दिया गया है। आरोप है कि तालाब की जमीन पर कब्जा करके कॉम्प्लेक्स का कुछ हिस्सा तैयार किया गया है। अब उस पर भी बुलडोजर की तैयारी हो रही है। उत्तर प्रदेश के बाद धर्म के नाम पर राजनीति का अगला चैप्टर मध्य प्रदेश से है। दुकानों पर नेम प्लेट को लेकर पिछले महीने उत्तर प्रदेश में जमकर सियासी बवाल देखने को मिला। कांवड़ मार्ग पर दुकानों को लेकर यूपी सरकार के फैसले का विपक्ष ने विरोध किया। अब यह विवाद उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश पहुंच गया है। यहां सरकार ने किसी तरह का कोई आदेश तो जारी नहीं किया है, लेकिन बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने हिंदू दुकानदारों से ऐसा करने का अनुरोध किया, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। दुकानों के आगे नेम प्लेट का विवाद अब उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश पहुंच गया है और इसकी कड़ी बनी है भोपाल से बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। सावन के शुरुआत से ही यूपी में नेम प्लेट को लेकर जमकर सियासी बवाल हुआ और अब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के एक आह्वान ने मध्य प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। दरअसल साध्वी प्रज्ञा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मेरा हर हिंदू से आह्वान है कि अपनी दुकान अपने अपने प्रतिष्ठान पर अपना नाम जरूर लिखें। अब जो लिखेगा वही हिंदू और जो नाम न लिखे वो हिंदू नहीं। नाम लिखने से आपको कोई नहीं रोक सकता क्योंकि देश आपका ही है, फिर सब समझदार हैं। मतलब साध्वी प्रज्ञा ने साफ ऐलान कर दिया कि जो लोग अपनी दुकानों के आगे नेम प्लेट नहीं लगाएंगे, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर उन्हें हिंदू नहीं मानेगी। नेम प्लेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस ऐलान ने विपक्षी दल कांग्रेस को नया मुद्दा दे दिया। विपक्ष अब बीजेपी पर सवाल उठा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप लगा रहा है और तो और इस पोस्ट को नफरत भड़काने वाली सियासत का हिस्सा बताते हुए बीजेपी को घेर रहा है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो हैं वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानती हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश साफ साफ आ चुका है कि देश नफरत को बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन नफरत फैलाने वाली प्रज्ञा सिंह अपने शब्दों से फिर से वैमनस्यता का माहौल, नफरत का माहौल बनाना चाहती हैं। वहीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के इस पोस्ट से बीजेपी ने किनारा करते हुए इसे निजी सुझाव बताया। साथ ही बीजेपी अब कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। साध्वी जी का जो बयान है वह उनकी व्यक्तिगत सीमाओं के भीतर लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक सुझाव के रूप में दिया गया है। सरकार इस दिशा में अभी तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं कर सकी है और न ही इस दिशा में भी सरकार का कोई विचार है। उस स्थिति में मात्र तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इसे एक राजनीति का विषय बनाना कांग्रेस की खुलाहट को प्रदर्शित करता है। बहरहाल साध्वी प्रज्ञा के इस पोस्ट पर अब तक मध्य प्रदेश के व्यापारी वर्ग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इतना ही नहीं, अभी तक मध्य प्रदेश के दुकानदारों ने फिलहाल नेम प्लेट से दूरी बना रखी है और साध्वी प्रज्ञा के इस अनुरोध का कोई खास असर नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मध्य प्रदेश से आज एक और खबर आई। यहां रतलाम के एक मदरसे पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिसके बाद मदरसे का संचालन सवालों के घेरे में है। रतलाम के इस मदरसे पर बच्चियों की कैमरे से भी निगरानी करने का आरोप है, जिसके बाद मदरसा कमेटी की मंशा पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मदरसे में बच्चियों के कमरे में कैमरे से निगरानी, गैर मानवीय तरीके से बच्चियों को रखने का आरोप, मदरसा में तालीम के नाम पर केवल धार्मिक शिक्षा, दीन और दुनिया की तालीम देने का दावा करने वाला ये मदरसा अब सवालों के घेरे में है। इस मदरसे को लेकर जो आरोप लग रहे हैं वो हैरान करने वाला है। तालीम के नाम पर इस मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा था? क्या यहाँ रहने वाली बच्चियों को नियम के मुताबिक सुविधा मिल रही थी? क्या मदरसे का संचालन नियम के अनुसार किया जा रहा था? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं।
दरअसल 2 दिन पहले बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने इस मदरसे पर दबिश दी, जिसके बाद कई खुलासे हुए। इस कार्रवाई के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर निवेदिता शर्मा ने इसका निरीक्षण किया तो पाया कि मदरसा में करीब 100 बच्चियों को रखा गया है, जिनमें से आधे से अधिक का नाम किसी स्कूल में दर्ज नहीं है। हर जगह कैमरे लगाकर बच्चियों की निगरानी करने का भी मामला सामने आया। मदरसा में कोई भी महिला कर्मचारी नहीं मिली। मदरसा के निरीक्षण में राज्य बाल अधिकार संरक्षण की टीम को 30 से 35 बच्चियां फर्श पर सोती मिली। एक 8 वर्षीय बच्ची तेज बुखार से पीड़ित मिली, जिसका सही तरीके से इलाज नहीं किया जा रहा था। इन आरोपों के बाद रतलाम की एडीएम ने मदरसे पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन शुरू की। एडीएम की शुरुआती जांच में ही कई तरह के गंभीर खुलासे हुए। सबसे बड़ी बात है कि मदरसे पर गैर मानवीय तरीके से बच्चियों को रखने का आरोप लग रहा है। इतना ही नहीं, जिला प्रशासन के सामने मदरसा मैनेजमेंट ने इस बात को कबूला कि पहले बच्चियों के कमरे में कैमरे लगाए गए थे, जो पूरी तरह से गैरकानूनी और निजता का भी हनन है। कि जहाँ बच्चियाँ रहती हैं, बहुत सारी बच्चियाँ, उनके वैल्यूएबल्स भी रहते हैं, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए इन्होंने पहले कैमरे लगाए गए थे, ऐसा इन्होंने स्वीकार किया है मौखिक रूप से। लेकिन कल जो जांच हुई उसके बाद में इन्होंने ये कैमरे निकाले हैं। अब ऐसे में सवाल है कि क्या बाल संरक्षण आयोग की दबिश के बाद मदरसे में व्यवस्था को बदला गया, क्योंकि अब मदरसा मैनेजमेंट की तरफ से पढ़ाई, दवाई और सुरक्षा का दावा किया जा रहा है। पे हमने वो कैमरे को फौरे हटा लिए। कहना यूँ था और कि भाई आप मदरसा बोर्ड से भी इसको जो है जोड़े और मदरसा बोर्ड से भी इसकी मान्यता ले। अब इस मामले में बाल संरक्षण आयोग और जिला प्रशासन की रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद मदरसे पर कार्रवाई भी की जा सकती है। चंद्रशेखर सोलंकी, रतलाम, जी मीडिया। जो दल कभी हिंदुत्व के नाम पर एक दूसरे का हमेशा साथ देने का दावा करते थे, वो सत्ता के लिए अलग हुए तो लड़ाई वंशवाद पर आ गई। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले तेज हुई जुबानी जंग में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और अमित शाह पर बड़ा हमला किया। उद्धव ने अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज बता दिया, जिस पर अब राजनीति तेज हो गई है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। सियासत के दंगल में इस बार उद्धव ठाकरे ने सीधे अमित शाह और बीजेपी पर बड़ा हमला किया। पुणे में एक रैली के दौरान उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर पावर जिहाद करने का आरोप लगाया, जिसका मतलब कि बीजेपी सत्ता में रहने के लिए राजनीतिक दलों में फूट डाल रही है। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को भी घेर लिया और उन्हें अफगानिस्तान में दुर्रानी साम्राज्य के संस्थापक अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज बता दिया। अहमद शाह अब्दालीचा राजकीय वंशज अमित शाह, अहमद शाह अब्दाली तो पण शाहच होता, तो अहमद शाह होता, हे अमित शाह आहेत। अहमद शाह अब्दालीचा हा राजकीय वंशज हा इकडे वळवळाला आला होता। आम्हाला हिंदुत्व शिकवतोय। अरे नवाज शरीफचा केक खाणारी अवलाद तुमची, तुमच्याकडनं आम्ही हिंदुत्व शिकायचं। अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली का वंशज बताने के पीछे वजह थी कि मराठों को पहुंच रहे नुकसान की, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी जंग में लाखों मराठों का कत्ल कर जंग जीती थी। मराठों के इसी मुद्दे के बहाने उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को घेरने की कोशिश की। अमित शाह पर प्रहार हुआ तो बीजेपी नेताओं की फौज भी उद्धव ठाकरे पर हमला करने में जुट गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि जो वोट के लिए अहमद बन गया, उसे सब चोर ही नजर आते हैं। गिरिराज ने कहा कि उद्धव अपने पिता के संस्कार भूल गए। चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, जो वोट के खातिर भूल गया अपने पिताजी का संस्कार। इस बीच केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भी उद्धव ठाकरे को घेर लिया। नित्यानंद राय ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और लगातार हिंदुओं की भावनाओं को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। देश के दुश्मनों का दुश्मन अमित शाह हैं, देश के दुश्मनों का दुश्मन, और उद्धव ठाकरे कांग्रेस का स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे का यह हमला अमित शाह के 21 जुलाई के बयान के बाद आया। पुणे में रैली के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस को घेरते हुए उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा था और उन्हें औरंगजेब फैन क्लब का लीडर कहा था।
अमित शाह ने कहा था कि उद्धव ठाकरे उन लोगों के साथ बैठे हैं जिन्होंने 1993 के मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन के लिए जीवन दान मांगा था, जो 26/11 के आतंकी हमले के दोषी कसाब को बिरयानी खिलाते हैं, जो जाकिर नायक को शांति दूत पुरस्कार देते हैं और जो पीएफआई का समर्थन करते हैं। उद्धव ठाकरे को इन लोगों के साथ बैठने में शर्म आनी चाहिए। अमित शाह के इस बयान के बाद उद्धव ने भी अमित शाह पर पलटवार करते हुए उन्हें अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज बता दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब बढ़ते हैं आगे। देश में वक्फ बोर्ड की करीब 8.7 लाख संपत्तियां हैं। राजनीति की अगली खबर में इसके बारे में हम आपको कुछ भी बताएं उससे पहले आपको 3 तारीखें दिखाते हैं। जरा इन तारीखों को देखिए और समझिए भी। पहली तारीख है 5 अगस्त 2019, जब जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया था। दूसरी तस्वीर 5 अगस्त 2020 की, जब अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया था। और तीसरी तस्वीर जो अभी ठीक से उभरी भी नहीं है, यह तस्वीर कल उभर सकती है, इसलिए इस तस्वीर पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। यह तीसरी तस्वीर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की तस्वीर है, जिसे कल मोदी सरकार संसद में रख सकती है। इस बिल को लेकर भी खूब सारी सियासत हो रही है। विपक्ष से लेकर मुस्लिम समाज का एक तबका भी इसके खिलाफ है, तो मुस्लिम समाज के कुछ नुमाइंदे इसके पक्ष में भी हैं। क्या है ये पूरा मामला और क्यों मोदी सरकार वक्फ बोर्ड वाला संशोधन बिल लाना चाहती है, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। अमेंडमेंट्स लाने का मकसद एक ही है कि एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ काम कर रहे हैं। वक्फ एक्ट एक मनमाना एक्ट है जिसमें एक तरफा अधिकार दिए गए हैं। जाहिर सी बात है, हम नहीं समझते कि इसमें किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। ऑलरेडी वक्फ बोर्ड्स पूरे मुल्क में अपना काम कर रहे हैं। निरंकुश वक्फ बोर्ड हैं, वो अपनी शक्तियों से ऊपर उठकर लोगों को परेशान करते हैं। सवाल ये उठता है कि हंगामा क्यों बरपा है? संशोधन ही तो हो रहा है। केंद्र सरकार इसी हफ्ते संसद में वक्फ बोर्ड को लेकर संशोधन बिल ला सकती है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है और इसको लेकर शुक्रवार को कैबिनेट में वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी मिलने की खबर है। यानी वक्फ के नियमों में 40 संशोधन हो सकते हैं। अब एआईएम के मुखिया से लेकर तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मोर्चा खोल दिया है। इसे सीधे मुस्लिमों पर हमले से जोड़ दिया है। ये अमेंडमेंट्स लाने का मकसद एक ही है कि एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ काम कर रहे हैं। और डिस्प्यूट अगर है तो जुडिशरी डिसाइड करेगा, एग्जीक्यूटिव कैसा करेगा? तो ये चीजें हैं जिसका हम अपोज करते हैं इसको। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इसमें बेसिकली किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, और अगर किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत गवर्नमेंट को महसूस हो रही है तो कम से कम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय ज़रूर इनकॉर्पोरेट की जाए, उनकी राय ली जाए। यानी कहें तो वक्फ बोर्ड की मनमानी पर सरकार अंकुश की तैयारी में है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब वक्फ बोर्ड की मनमानी नहीं चलेगी और जमीन के नाम पर जो गड़बड़झाला वक्फ की तरफ से सामने आता रहा है उस पर रोक लगेगी। सूत्रों की माने तो सरकार कल यानी 5 अगस्त को ही वक्फ बोर्ड संशोधन बिल संसद में पेश कर सकती है। अगर ये बिल पास हुआ तो देश भर में वक्फ की बड़ी शक्ति पर लगाम कस सकती है। विश्व हिंदू परिषद ने इसका स्वागत किया है तो कांग्रेस ने बिना बात किए कृषि कानून लाने के बाद के हर्ष को याद दिलाया है। मैं मानता हूं कि वक्फ एक्ट एक मनमाना एक्ट है जिसमें एक तरफा अधिकार दिए गए हैं जो भारत के कानून के सम्मत नहीं है। वो अधिकार ये है कि वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को बिना नोटिस दिए, बिना सुनवाई किए, अपनी मर्जी से वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर सकता है। जो भी उससे जुड़े हुए लोग हैं उनसे बातचीत करके उनकी राय लेके, उनको विश्वास में लेके तब कोई अधिनियम लाया जाए तो मैं सोचता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वीकार होगा।
वक्फ बोर्ड पर लंबे समय से ऐसे आरोप लगते रहे हैं जिसमें वक्फ पर जबरन लोगों की संपत्तियों पर कब्जा करने के आरोप लगते रहे हैं। 8 दिसंबर 2023 को इसीलिए बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह ने कांग्रेस राज में बने वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 को खत्म करने के लिए सदन में एक निजी विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा था कि वक्फ बोर्ड एक्ट में बहुत सी असमानताएं हैं और इसकी आड़ में धर्मांतरण का भी खेल खेला जा रहा है। इसके पक्ष में राज्यसभा में 53 और विपक्ष में उस समय 32 वोट पड़े थे। उसी के बाद ये मामला संसद में अब संशोधन वाली मेज तक पहुंचने वाला है। खास बात यह है कि मुस्लिम समाज में एक तरफ जहां इसका विरोध उठ रहा है तो दूसरा धड़ा इसे देश हित में बता रहा है। बिल में ही संशोधन करना मुझे लगता है कि ये किसी भी तरीके से मुनासिब बात नहीं होगी। सरकार को अपने इस फैसले पर गौर करने की जरूरत है। ये नया वक्फ एक्ट लाया जा रहा है तो मैं इसका स्वागत करता हूं और इस्तकबाल करता हूं। दरअसल पूरे हिंदुस्तान में जितने भी वक्फ बोर्ड हैं उनमें बेपनाह मनमानी चलती है। अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा करता है तो उसके दावों का अब सत्यापन करना जरूरी होगा। अगर नया नियम लागू हो गया, वक्फ बोर्ड से जुड़े आंकड़े भी हैरान करने वाले हैं। देश में वक्फ बोर्ड की कुल जमीन सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा है। जहां भारतीय सेना के पास देश भर में 18 लाख एकड़ जमीन है, रेलवे के पास 12 लाख एकड़ जमीन है, वहीं वक्फ के पास करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन है। अब सवाल ये उठता है कि आरोप किस तरह के हैं, तो इसे तमिलनाडु की एक घटना से समझिए। तमिलनाडु के त्रिची में एक गांव की 1500 की आबादी में सिर्फ 7 से 8 मुस्लिम परिवार हैं, जहां 1500 साल पुराना शिव मंदिर भी बताया जाता है। वक्फ बोर्ड ने उस गांव को भी वक्फ की संपत्ति बताकर दावा ठोक दिया है। ऐसे ही तमाम मामलों के बाद सरकार अब वक्फ की अनियंत्रित शक्तियों पर लगाम की तैयारी में। बिल आएगा, किस अंजाम तक जाएगा वो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस पर सियासत फिलहाल तो ठंडी होती नहीं दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस देश में वक्फ बहुत अमीर है। इस वक्फ की करीब 8.7 लाख संपत्तियां हैं और ये संपत्तियां भी कोई छोटी मोटी नहीं है। कुल मिलाकर 9,40,000 एकड़ में ये फैली हुई हैं और ये पूरी संपत्तियां 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में है। आपको हम ये पहले ही बता चुके हैं कि सेना और रेलवे के बाद देश में सबसे ज्यादा संपत्ति अगर किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। यानी कि सेना और रेलवे के बाद अगर सबसे अमीर कोई है तो वक्फ बोर्ड है। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के ब्राह्मणवाद पॉलिटिक्स की। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे से उत्साहित अखिलेश यादव की नजर अब 2027 विधानसभा चुनाव पर है। बीते 7 साल से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर है और अब अखिलेश को फिर सत्ता में वापसी की उम्मीद है। इसके लिए अखिलेश यादव अलग अलग तरह के प्रयोग भी कर रहे हैं। पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश यादव का अब ब्राह्मणों की तरफ झुकाव बढ़ गया है। हाल ही में अखिलेश ने 3 ऐसे फैसले लिए हैं जिसके बाद समाजवादी पार्टी के नए सियासी समीकरण की उत्तर प्रदेश में जबरदस्त चर्चा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पीडीए के साथ साथ अब ब्राह्मणों को भी साधने में जुट गए हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए नई रणनीति के साथ काम करना भी शुरू कर दिया है। हाल ही में अखिलेश यादव की तरफ से लिए गए कुछ फैसलों से साफ है कि यूपी में अब अखिलेश नए सियासी समीकरण बना रहे हैं। 2024 चुनाव में पीडीए फॉर्मूले के प्रयोग से मिली सफलता के बाद अब इसी फॉर्मूले के जरिए अखिलेश की नजर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर है। अखिलेश यादव हरिशंकर तिवारी की जयंती में शामिल होने का न्योता भी स्वीकार कर चुके हैं और इतना ही नहीं, अखिलेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी भी दी और लिखा, हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा स्थापना समारोह में भाषण के आमंत्रण के लिए धन्यवाद। व्यस्तताओं के बावजूद कार्यक्रम में शामिल होने का पूरा प्रयास करूंगा। समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ साथ ब्राह्मणों को भी लुभाने में जुटी हुई है। जहां एक तरफ गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी की मूर्ति तोड़ी गई, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी में काफी आक्रोश देखने को मिला, तो वहीं
विधानसभा में माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर सबको चौंका दिया। ब्राह्मण वोट बैंक को हासिल करने की शुरुआत अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाकर की। उसके बाद हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा तोड़ने पर विरोध जताकर अपनी मंशा जाहिर की थी और अब 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्र की जयंती की तैयारी भी एसपी जोर शोर से कर रही है। समाजवादी पार्टी की रणनीति है कि इस बार 40% वोट लेकर 2027 में सत्ता हासिल करे। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 33% वोट मिले थे। यही वजह है कि अखिलेश ब्राह्मणों को अपने पाले में करना चाहते हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव की तैयारी भी जोर शोर से कर रही है। संतुलन बनाए रखने के लिए समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को सदन में उपनेता बना दिया और अब समाजवादी पार्टी 5 अगस्त को छोटे लोहिया समाजवाद के पुरोधा जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारी में जुटी हुई है, जिससे कि ब्राह्मणों के वोट को अपने तरफ आकर्षित किया जा सके। खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां ममता सरकार के एक मंत्री को ममता बनर्जी के गुस्से का शिकार होकर इस्तीफा देना पड़ा। ममता सरकार में जेल विभाग के मंत्री अखिल गिरी ने सड़क पर दुकानें लगाने वालों पर कार्रवाई करने पहुंची वन अधिकारी को धमका दिया। इसके बाद अखिल गिरी के खिलाफ एक्शन लिया गया। आपको बता दें कि मंत्री अखिल गिरी का वीडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनसे काफी नाराज थी। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष सुब्रत बक्सी ने अखिल गिरी को फोन किया और उन्हें तत्काल और बिना शर्त माफी मांगने का आदेश दिया और माफी नहीं मांगने पर तुरंत इस्तीफा देने का आदेश भी दिया गया। আপনি সবাইকে নিয়ে চলুন, বেশি দিন থাকতে পারবেন না। আপনার আয়ু 7-8 দিন 10 দিন। আমি আপনাকে বলছি যে বিড অফিসার আমি জানি ফরেস্টের কি কাজ হয়, কত বড় দুর্নীতি আমরা সব জানি। আমার জানি বিড অফিসারের বিরুদ্ধে কি আছে আমি জানি পাবলিকের, আমি কিন্তু ফাঁস করে দেবো সব বিধানসভায়। আপনি আমাকে চিনেন না। और बंगाल के बाद अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ आतंकियों का सफाया किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके मददगारों पर भी कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। इसी कड़ी में नार्को आतंकवाद से जुड़े 6 लोगों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। ये सभी 6 लोग सरकारी कर्मचारी थे। इन 6 लोगों में से 5 तो पुलिसकर्मी थे, जबकि एक शिक्षक के पद पर तैनात था। इनके संबंध पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े पाए गए हैं। ये 6 सरकारी कर्मचारी लंबे समय से ISI के लिए काम कर रहे थे। ये लोग ड्रग्स के जरिए आतंकियों को आर्थिक मदद पहुंचा रहे थे। ये ड्रग्स तस्करी और उसे बेचने के काम में भी शामिल बताए गए, जिसकी वजह से LG मनोज सिन्हा ने आरोपी कर्मचारियों को सस्पेंड किया है। सरकार की मंशा और सरकार की कहीं ना कहीं एक राजनीतिक स्वेच्छा भी बताती है कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म। सरकार आतंकवाद को जम्मू कश्मीर से जड़ से उन्मूलन करना चाहती है, जिसका पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम में, जम्मू कश्मीर के लोगों में एक फील गुड फैक्टर, एक अच्छा इसका जिसे कहते हैं माहौल गया है। इस सरकार की मूव का सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं और उम्मीद करते हैं ऐसे ही तीखे प्रहार आतंकवाद में आने वाले दिनों में सरकार और यहाँ का यूटी प्रशासन करेगा। कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है उसको कहीं ना कहीं हम नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जब भी इस तरीके का कोई बात हो तो प्रॉपर दूसरे पक्ष को भी सुना जाए। मैंने आज तक देखा कि अभी तक फैसला एक तरफ लिया जा रहा है, दूसरे पक्ष को नहीं सुना जा रहा कि उनका भी क्या कहना है, उनकी भी बात को है कहीं ना कहीं रखा जाए। और आइए अब बात करते हैं लहरों की राजनीति की। 31 जुलाई की रात उत्तराखंड के केदारनाथ में आसमान से पानी नहीं, कुदरत का क्रोध बरसा था। इसके बाद हिमाचल के रामपुर में बादल फटने की खबर सामने आई, जिसके बाद यहां भी जबरदस्त तबाही हुई। अब दोनों ही राज्यों में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। चट्टानों के नीचे दबी जिंदगियों को देवदूतों से ही उम्मीद है। वहीं बादलों के इस विस्फोट में कई लोगों का सब कुछ तबाह हो गया। कई लोग मौत के मुंह में समा गए तो सैकड़ों दुकानें और मकान सैलाब में समा गए। क्या है हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में हालात, देखते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट में। हर पल मौत का खतरा।
कहीं दरकते पहाड़ तो कहीं उफनती नदियां। आसमान से बरसता पानी और बादल फटने का खौफ। नदियों के साथ बहता मलबा, टूटते पुल, तबाह हो चुकी सड़कें, दरकते मकान और दुकान। पहाड़ों पर जिंदगी का यही आलम है। मॉनसून की बारिश हिमालय में मौत बनकर बरस रही है। जिंदगी थम गई है, जो जहां है वहीं फंसा हुआ है। देवदूतों के रेस्क्यू ऑपरेशन से जिंदगी की उम्मीद जिंदा है। बीते 5 दिनों से हर दिन कहीं ना कहीं तबाही का यही मंजर है। बीती रात जम्मू कश्मीर के गांदरबल को कुदरत के क्रोध का सामना करना पड़ा। बादल फटने के बाद अब वहां तबाही के मंजर हैं। हर तरफ मलबा है। बादल फटने की वजह से सैलाब ने रिहायशी इलाकों में दस्तक दे दी। चंद सेकंड में आसमान से उतरे जल सैलाब ने यहां सब कुछ तबाह कर दिया। गाड़ियां चट्टानों के नीचे दबी हैं। पानी के तेज बहाव से घरों को भी नुकसान पहुंचा है। बादल फटने की वजह से पहाड़ों को नुकसान और भारी मात्रा में मलबा रिहायशी इलाकों में पहुंच गया। अब यहां बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की। आसमान से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। जिस जगह आपको मलबे का ढेर दिख रहा है, वहां अब से 24 घंटे पहले सड़क थी, लेकिन भारी बारिश के बाद अब यहाँ सिर्फ तबाही के निशान हैं। भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ से यहाँ 2 पुल टूट गए, जिसकी वजह से इस इलाके का संपर्क भी टूट गया। हालांकि अब यहाँ मौसम साफ है, जिसके बाद बीआरओ इन सड़कों को फिर से ठीक करने के काम में जुटी है। तो वहीं हिमाचल के रामपुर में बादल फटने से अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तबाही के बाद अब यहाँ बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना और एनडीआरएफ के जवान स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर लोगों को लगातार सुरक्षित स्थान तक पहुंचा रहे हैं। जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम जारी है। तो वहीं रेस्क्यू किए गए लोगों को टेम्पररी पुल बनाकर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है। सेना के जवान इन रेस्क्यू ऑपरेशंस में स्निफर डॉग्स की भी मदद दे रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में तबाही के बाद नुकसान का जो आंकड़ा सामने आया है, वो भी डराने वाला है। आइए आपको अब तक इसी मॉनसून में हिमाचल को हुए नुकसान की जानकारी देते हैं। रामपुर के साथ साथ मंडी, शिमला और कुल्लू में भी बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में अब भी 50 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। केवल शिमला के समेज में ही 33 लोगों का सुराग अब तक नहीं मिल पाया है। इसके अलावा कुल्लू में 9 और मंडी में 5 लोग अभी लापता हैं। रेस्क्यू टीम को अब तक 6 लोगों के शव मिले हैं। मॉनसून में अब तक हिमाचल प्रदेश में 144 लोगों की मौत हो चुकी है। जानकारी के अनुसार मॉनसून में हिमाचल प्रदेश को अब तक करीब 650 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। और आइए बढ़ते हैं आगे। हिमाचल के बाद बात हम करते हैं उत्तराखंड की। केदारनाथ मार्ग पर आपदा के 4 दिनों के बाद भी वहां हालात सामान्य नहीं हो पाए, तो सेना के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन को बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है। क्या है उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश के बाद के हालात? देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी ये रिपोर्ट। केदारनाथ मार्ग पर तबाही के निशान। तबाही के बीच जारी जिंदगी की जंग।
खराब मौसम में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तराखंड में 4 दिन पहले आई तबाही के सैलाब ने जैसे यहां सब कुछ बर्बाद कर दिया। जिन सड़कों पर कुछ दिनों पहले तक भोले के भक्तों का सैलाब था, वहां बर्बादी और तबाही का आलम है। बादल फटने के बाद पूरे इलाके का यही आलम है। कई लोग अब भी लापता हैं। सेना और एनडीआरएफ के जवान लापता लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। वहीं केदारनाथ और आसपास के गांवों में कई ऐसे लोग हैं जो जंगलों और पहाड़ी इलाकों में फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के चौथे दिन भी जी न्यूज की टीम आपदा प्रभावित जगहों पर पहुंची। तमाम जो टीमें हैं वो उतारी जा रही हैं और एसडीआरएफ कमांडेंट खुद इसमें पहुंचे हैं। मणिकांत मिश्रा, उनकी टीम यहाँ आई है और वो लोग पूरे इस सर्च अभियान में रहेंगे और यहाँ देखेंगे कि आखिरकार किस तरह से ये पूरा सर्च और रेस्क्यू अभियान किया जाएगा। गौरीकुंड से लेकर चिड़वासा में जितने भी लोग फंसे हैं, उन सभी को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। एसडीआरएफ की एक टीम केदारनाथ पैदल मार्ग में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। कोशिश है कि इन इलाकों में अब भी जो लोग फंसे हैं, उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। पिछले 4 दिनों से रेस्क्यू चल रहा है। आज सेना ने मोर्चा संभाला है और एक ऐसी ट्रॉली तैयार की है जिसके जरिए ऐसे लोग जिनको चलने में दिक्कत हो या बुजुर्ग या महिलाएं हों, उनके रेस्क्यू किस तरह से किए जाएंगे। ठीक सामने की तस्वीरें गौरीकुंड की ओर से ट्रॉली आ रही है और इधर जो जवान लगे हुए इनको आप देख सकते हैं। तमाम लोगों की ये मेहनत है। पिछले कई घंटों से इस ट्रॉली को तैयार किया जा रहा था कि इसको तैयार करने के बाद लोगों को वहाँ से निकाला जा सके। गौरीकुंड बाजार में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इस पूरे इलाके में जितनी भी दुकानें थी तबाह हो चुकी हैं। हर तरफ बड़े बड़े चट्टान और बोल्डर हैं। यहाँ खड़ी गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है। गौरीकुंड में 2 दिन पहले एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। बिल्कुल गौरीकुंड जो बाजार है उसकी शुरुआत से ठीक पहले, जहाँ पर जो एंट्री पॉइंट है गौरीकुंड का, ये देखिए कितना बड़ा एक बड़ी चट्टान जो है वो टूटकर यहाँ गाड़ियों पे गिरी है। इसके नीचे गाड़ियाँ दबी हैं, एक बोलेरो दबी हुई है, मोटरसाइकिल दबी हुई हैं और भी कुछ गाड़ियाँ हैं। राशन की गाड़ी है बताई जा रही है, वो पूरी तरीके से दब चुकी है। जी न्यूज की टीम उस जगह पर पहुंची जहां से लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया था। इलाके में अब जो हालात हैं, उससे रेस्क्यू ऑपरेशन में आई परेशानियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। पूरे इलाके में पत्थरों के गिरने का भी डर है। और अब एक बड़ी खबर है बांग्लादेश से, जहां एक बार फिर से हिंसा शुरू हो गई है। एक बार फिर बांग्लादेश की सड़कों पर तनाव है। आरक्षण की मांग को लेकर जो हिंसक प्रदर्शन जैसे तैसे शांत हुआ था, वो हिंसा फिर से शेख हसीना को टेंशन देने लगी है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद शुरू हुए प्रदर्शन रविवार को हिंसक हो गए। आखिर बांग्लादेश में टेंशन पार्ट 2 की वजह क्या है, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। चंद दिनों की शांति के बाद फिर सुलग उठा बांग्लादेश। सड़कों पर तनाव, पुलिस और पब्लिक में हुआ टकराव। ये गुस्से की आग है और लाठी डंडों का प्रहार है। जोर इतना कि कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी तोड़ दी गई। सब कुछ चकनाचूर कर दिया गया, फिर गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। ये वही बांग्लादेश है जहां पिछले कई दिनों से आरक्षण की आग ऐसी भड़की है कि शांत होने का नाम नहीं ले रही। पड़ोसी मुल्क में शहर दर शहर यही हाल है। कहीं पत्थरबाजी, कहीं आगजनी, कहीं विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में बड़ी मुश्किल से हिंसा थमी थी, तनाव कम हुआ था। लेकिन शुक्रवार को बांग्लादेश में जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए थे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा शुरू किया था। शनिवार होते होते हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। रविवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों और सत्तारूढ़ अवामी लीग के समर्थकों में झड़प हो गई। इस प्रदर्शन को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस भी मौके पर तैनात थी, लिहाजा प्रदर्शनकारियों और पुलिस में जमकर टकराव भी हुआ।
रविवार को हुई हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई और करीब 3 दर्जन लोग घायल हुए हैं। सरकार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी असहयोग कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। इस दौरान अवामी लीग, छात्र लीग और जुबो लीग के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई और देखते ही देखते हिंसा फैलती चली गई। आपको बता दें कि बांग्लादेश में दोबारा हुए संग्राम में प्रदर्शनकारी उन छात्रों की रिहाई की मांग पर अड़े हुए हैं जिन्हें आरक्षण की मांग को लेकर हुई हिंसा में गिरफ्तार कर लिया गया था। इससे पहले बांग्लादेश में शांति स्थापित करने के लिए सरकार ने विरोध करने वाले नेताओं की रिहाई का फरमान सुनाया था, लेकिन सरकार का यह फैसला जनता के गुस्से को शांत करने में विफल रहा। पिछले महीने छात्रों के विरोध प्रदर्शन की शुरुआत सरकारी नौकरियों के लिए कोटा को खत्म करने की मांग के साथ हुई थी। बांग्लादेश में पिछले दिनों सिविल सेवा नौकरी कोटा के खिलाफ छात्र रैलियों ने पिछले महीने तबाही मचाई। हिंसा के बाद सामने आए आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 206 लोग मारे गए। साथ ही ये हिंसा प्रधानमंत्री शेख हसीना के 15 साल के कार्यकाल की सबसे खराब घटनाओं में से एक थी और उनकी सरकार के सुरक्षा बलों की कार्रवाइयों ने घरेलू स्तर पर व्यापक नफरत पैदा किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी आलोचना हुई। अब बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन की शुरुआत करने वाले 6 बड़े नेताओं को रिहा करने के एक दिन बाद ही इन्हीं नेताओं ने लोगों से दोबारा सड़कों पर आने की अपील की है और शेख हसीना ने इस अपील को तख्ता पलट की साजिश करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बांग्लादेश की हिंसा पर इस वक्त का अपडेट यह है कि पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस से मुठभेड़ में अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है आरक्षण की मांग पर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में अब तक 32 लोगों की मौत हुई है। और इसी के साथ राजनीति में अभी के लिए बस इतना ही। जी न्यूज़।